नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम यूपी टीजीटी की परीक्षा के लिए कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न सामान्य रहेंगे उनमें मैं कुछ नए तथ्यों को जोड़ने की कोशिश करूंगी ताकि उनमें से आने वाली परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आपको मिल जाए। बाकी हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखिए। चाहे आप जीडीसी की परीक्षा दे रहे हो या यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्नों के साथ साथ जो मैं व्याख्या करने वाली हूँ उसमें मैंने बहुत से नए तथ्यों को डालने की कोशिश की है प्रामाणिक पुस्तकों से। तो आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, याद कीजिएगा, सुनकर याद कीजिएगा। इस क्लास को आप केवल सुन भी सकते हैं। ज्यादातर हमारी बहनें जो हैं वो काम करते हुए क्लासेस को देखती हैं, तो बस आप क्लास को लगा लीजिए और सुनते रहिए। कान में जाता है तो दिमाग में जाता है, तो याद हुआ रहता है। जब प्रश्न सामने आता है तो उसका आंसर भी सामने आ जाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम पहला प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है और बार बार पूछा जा चुका है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या नंद दुलारी वाजपेयी का? और इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। साथ में हम देखते हैं कि बिहारी सतसई जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई और इस पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। तो एक टीका जो थी वो थी लाल चंद्रिका, जो कि लल्लू लाल ने लिखी थी। यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कुछ नए तथ्यों को। एक बिहारी बिहार नाम से टीका लिखी गई बिहारी सतसई की, बिहारी बिहार नाम से। और यह किसने लिखी थी? यह लिखी थी अंबिका दत्त व्यास ने। और इसकी खास बात यह है कि यह जो रचना है अंबिका दत्त व्यास ने जो लिखी वह रोला छंद में है। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है कि किस छंद में है, तो रोला छंद में इन्होंने लिखा था। बिहारी बिहार नाम से बिहारी सच्चाई की टीका अंबिका दत्त व्यास ने। इसके अलावा संजीवनी भास नाम से एक लिखी थी टीका पद्म सिंह शर्मा ने। ठीक है, किस नाम से? यह था संजीवनी भास, संजीवनी भाष्य नाम से लिखी थी पद्म सिंह शर्मा ने। और इसमें इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन किया था। और सबसे प्रामाणिक टीका जो कही जाती है बिहारी सतसई की वो है बिहारी रत्नाकर। ठीक है, बिहारी रत्नाकर। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि यह किसके द्वारा संपादित है। यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित, जो कि 1925 में रचित है। और यह टीका है एक खड़ी बोली गद्य में सबसे प्रमाणित टीका कही जाती है बिहारी सतसई की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुजान के उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के या राधा वल्लभ संप्रदाय के? यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सुजान की उपेक्षा से जब इन्हें विराग उत्पन्न हुआ तो यह घनानंद वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। घनानंद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में और निधन हुआ था 1739 ईस्वी में। बच्चन सिंह ने इन्हें प्रेम की यातना का कवि कहा है। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी ने प्रेम की पीर का कवि कहा है और बच्चन सिंह ने प्रेम की यातना का कवि कहा है। तो दोनों जो है समानार्थक शब्द हैं, पीर और यातना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों लोगों ने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। बच्चन सिंह ने कहा है प्रेम की यातना का कवि और शुक्ल जी ने कहा है प्रेम की पीर का कवि। शुक्ल जी इन्हें साक्षात रस मूर्ति भी कहते हैं, प्रयोग वैचित्र का कवि भी कहते हैं। तो ये बातें भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा बावनी के रचनाकार कौन है? यह भी एक सामान्य सा प्रश्न है। घनानंद, नरपतिनाल, सेनापति या भूषण? सेवा बावनी किसकी रचना है? जो प्रश्न सामान्य है उनमें मैं व्याख्याएं कर रही हूँ, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। सही उत्तर है भूषण। सेवा बावनी भूषण की रचना है जिसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन है और यह एक मुक्तक रचना है। छंद पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इसमें कितने छंद हैं? तो बावनी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बावनी है, यानी कि 52 छंद इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो रचना बावनी होती है उसमें 52 छंद होते हैं। एक पंक्ति पूछी जाती है, इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर, तो वो इसी रचना की है, शिवा बावनी रचना की है। ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक इनकी रचना और है,
जिसका नाम है शिवराज भूषण। ठीक है, शिवराज भूषण, जिसका समय है 1673 ईस्वी। रचना है शिवराज भूषण और यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भूषण की। यह एक रीति अलंकार ग्रंथ है और इसमें छंद पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि कितने छंद हैं शिवराज भूषण में, तो वो है 385 छंद। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसमें 385 छंद हैं, दोहा और सवैया कुल मिलाकर 385। इसमें 105 अलंकारों की विवेचना हुई है, 105 अलंकारों की विवेचना हुई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों की विवेचना हुई है? 105 अलंकारों की विवेचना हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है और रचनाकारों में सरापा है, पुष्पदंत है, अद्दहमाण है और हेमचंद है। समय देख लेते हैं इनका। सरापा का समय जो सर्वमान्य समय है वो 769 ईस्वी है। इसके अलावा पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। अद्दहमान की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय 11वीं शताब्दी मानते हैं और हेमचंद्र का समय जो है यह 12वीं शताब्दी माना जाता है। अद्दहमाण का समय भी कहीं कहीं पर 12वीं शताब्दी है, यानी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 12वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। तो जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए ही होगा, सरहपा, पुष्पदंत, अद्दहमान और हेमचंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। यह एक अच्छा प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं, मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा दिखे। चलिए कोई बात नहीं, हम कूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं ताकि हमें प्रश्न पूरा दिखाई दे। यंत्री का लब बड़ा लड़बड़ा, जिभा का फुहड़ा, काज का जति, मुख का सती, सो जो सतपुरुष उत्तमों कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, इन पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना है, या गोरखनाथ की पंक्तियां हैं, इनके माध्यम से बताना है कि गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक कौन सा है, जो संयमी हो, जो इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो या महासुखवादी हो। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जो संयमी हो और जो इंद्रियों का दमन करने वाला हो। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती, शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन किसका है? मुनिजिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है, लग रही है मुझे, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, रिवीजन हो गया आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण को, केशव को, देव को या पद्माकर को? यहाँ भी हम जल्दी से प्रश्न को करके आगे बढ़ेंगे। सही उत्तर है केशवदास को शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर, सही उत्तर है इसका कुआं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति की, नरपति नाल की, अमीर खुसरो की या भट्ट केदार की? यह भी एक प्रसिद्ध कथन है, सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे और भी आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो क्लास में बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि अब जो है आपकी परीक्षा नजदीक है, तो प्रश्नों को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न संख्या 10 है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके बहुत पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नामवर सिंह का? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? विशल देव रासो, परमाल रासो, हुमान रासो, पृथ्वीराज रासो? सही उत्तर हो जाएगा विशल देव रासो। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश किया है, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था है, गुरु की महिमा है, उलटवासियां हैं। सही उत्तर हो जाएगा रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश किया है, यह नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा, सबरपा, लुइपा, कन्हपा। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? यह भी एक आसान सा प्रश्न है। सरहपा है सहजयान के प्रवर्तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक। किसकी पंक्ति है यह? यह है राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। एक पंक्ति श्रीधर पाठक की पूछी जाती है, मैं लिखूंगी नहीं, बोल दूंगी। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। तो यह पंक्ति पूछी जाती है, याद रखिएगा। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। यह श्रीधर पाठक की पंक्ति है और यह जो है राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? गद्य है, पद्य है, चंपू है या इनमें से कोई नहीं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि यशोधरा की विधा क्या है। सही उत्तर है चंपू। यह एक चंपू रचना है और प्रबंधात्मक खंड काव्य है जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं जो कि केवल महाभारत से संबंधित है। आजकल परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी रचनाएं महाभारत से संबंधित हैं या कौन सी रचनाएं राम काव्य से संबंधित हैं। तो महाभारत से संबंधित इनकी रचनाओं में एक रचना है जय भारत। जय भारत, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, जिसमें 47 सर्ग हैं। ठीक है, सर्ग थोड़े से ज्यादा हैं तो याद रखिएगा। इसके अलावा हिडिंबा नाम से एक इनकी रचना है। हिडिंबा एक राक्षसी थी। महाभारत में आपने इसका नाम सुना होगा। 1950 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा एक रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, और यह है 1910 ईस्वी में। यह भी जो है यह महाभारत से संबंधित है, महाभारत की कथा से संबंधित है। एक रचना है इनकी सैरंध्री, और यह भी इनकी महाभारत से संबंधित रचना है, 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक है बकसंहार, बक संहार, और यह है 1927 ईस्वी में महाभारत से संबंधित। और एक है वन वैभव, यह भी महाभारत से संबंधित है। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा अलग से कि जो रचनाएं महाभारत से संबंधित हैं, महाभारत की कथा से संबंधित है, तो उन्हें याद रखिएगा। यह भी 1927 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पर हम कुछ और तथ्यों को देखेंगे। प्रश्न सामान्य सा है कि जकी उपनाम से कौन उर्दू में गजलें लिखते थे, तो वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, जैसे कि इनके प्रबंधात्मक खंड काव्यों को। प्रबंधात्मक खंड काव्य में एक इनकी रचना है हिंडोला। समय है इसका 1894 ईस्वी, और खास बात यह है कि यह है रोला छंद में। इनको रोला छंद बहुत ही प्रिय था, यह रोला छंद में है। इसके अलावा एक इनकी रचना है हरिश्चंद्र। जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक रचना है इनकी हरिश्चंद्र, और यह है 1906 ईस्वी में। इसके अलावा एक रचना है इनकी कलकासी, और यह परीक्षा में पूछी जा चुकी है, यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। यह भी 1906 ईस्वी में है, और इसकी खास बात यह है कि यह भी रोला छंद में है। ठीक है, इन्हें रोला छंद प्रिय था। इसके अलावा गंगा अवतरण, ये तो बहुत बार पूछी जा चुकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। गंगा अवतरण 1927 में है,
और उद्धव शतक जो है यह भ्रमर गीत से संबंधित रचना है। यह है 1929 ईस्वी में भ्रमर शतक, माफ कीजिएगा उद्धव शतक। उद्धव शतक में पूछा जाता है कितने छंद हैं, तो 118 कवित्त छंद हैं उद्धव शतक में। ठीक है, याद करके सुन करके याद करने की कोशिश कीजिए। मुक्तक रचनाओं में इनकी रचना है गंगा लहरी। ठीक है, मुक्तक रचनाओं को भी देख लेते हैं। मुक्तक रचनाओं में एक रचना है इनकी गंगा लहरी, और गंगा लहरी के अलावा विष्णु लहरी भी है और रत्नाष्टक भी है। गंगा लहरी में जो है 52 छंद हैं। याद रखिएगा कितने छंद हैं, कुल 52 छंद हैं और गंगा की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक कौन सा महाकाव्य नहीं है? जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कौन सा महाकाव्य नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है जयद्रथ वध। यह महाकाव्य नहीं है, यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है जिसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्रिय प्रवास सभी को पता है, साकेत सभी जी को पता है। रामचरित चिंतामणि को एक बार देख लेते हैं क्योंकि कुछ परीक्षा में आ सकता है। जानी मानी जो रचनाएं जानी मानी नहीं है आजकल वो परीक्षाओं में पूछी जाने लगी हैं। विद्यार्थियों को जो नजर में नहीं आती, जो सामने नहीं आती, आजकल वही परीक्षा में पूछ लिया जा रहा है। तो ये जो रामचरित चिंतामणि है, यह रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, किसका है? रामचरित उपाध्याय का है, नाम से याद रहेगा, दोनों का नाम मिलता जुलता है। और यह एक महाकाव्य है, 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन इसके कुछ अंश 1914-15 ईस्वी के बीच में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे और इस रचना में राम को साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। किस अवधि सम्राट की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, बंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गोड़वी। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यहाँ, इसे नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है इसका वंशीधर शुक्ल। वंशीधर शुक्ल की यह पंक्ति है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक और पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। यह पंक्ति भी वंशीधर शुक्ल की ही है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है और वो कौन सी नहीं है? कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी योगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है पूछा गया है, और वह है कल्पना का अतिरेक। यह द्विवेदी योगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, छायावाद में देखने को मिलती है कल्पना की अतिरेकता। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, या द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है राष्ट्रीयता का अभाव है, यह कथन गलत है, गलत पूछा गया है। राष्ट्रीयता का अभाव नहीं है, राष्ट्रीयता की प्रबल भावना देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य इसमें से कौन सा है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल का उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका या श्याम शतक। इसमें से कौन सा डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने मिले जुले प्रश्नों को रखने की कोशिश की है, कुछ प्रश्न कठिन, कुछ आसान। सही उत्तर है उद्धव शतक। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी काव्य है उद्धव शतक, लेकिन डॉक्टर रसाल ने भी लिखा था 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 ईस्वी में। इनकी एक अन्य रचना है काव्य पुरुष। ठीक है, इन्हें नोट कर लेते हैं, क्या पता पूछ ले परीक्षा में। 1955 ईस्वी में है। ठीक है, एक बार पढ़े रहते हैं, नजर के सामने से गुजरा रहता है तो समय आने पर जरूर याद आ जाता है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। धाराधर धावन शीर्षक से कवि कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस
पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने या रामचरित उपाध्याय ने? धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया था? वो थे राय देवी प्रसाद पूर्ण, यानी कि विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ब्रजभाषा पद्य में 1902 में इसको लिखा था, पद्यबद्ध अनुवाद किया था 1902 ईस्वी में। ठीक है। और राय देवी प्रसाद पूर्ण की और रचनाओं को देखें अगर हम, तो एक इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल। ठीक है, इसे देख लेते हैं, थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और देशभक्ति पर इसमें 52 कुंडलिनी छंद हैं। ठीक है, कितने छंद हैं? 52 कुंडलिनी छंद हैं और सभी देशभक्ति पर आधारित है। इसके अलावा इन्होंने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, रसिक वाटिका पत्रिका का संपादन भी किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका है? सामान्यतः यह जो है काव्य की एक परिभाषा कही जा सकती है, कविता की एक परिभाषा कही जा सकती है। आपको बताना है कि किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, शुक्ल जी की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, मुझे ध्यान आ रहा है तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। शुक्ल जी द्विवेदी जी के बारे में कहते हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, इनके प्रेम में उदात्तता है, रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। आपको रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है बताना है, पूरे रीति काल की विशेषता नहीं देखनी है, केवल रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है यह बताना है। सही उत्तर है प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, यह विशेषता नहीं है रीति मुक्त कविता की। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? नीति, राज प्रशस्ति, भक्ति या श्रृंगारिकता? आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न लिख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। आसान सा प्रश्न है, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो तो वह रीति काव्य है, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? रहीम के लिए, कबीर के लिए, तुलसी के लिए या बिहारी के लिए? तो भी आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर है बिहारी। बिहारी सतसई के लिए कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। अगला प्रश्न लिख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यह। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूपों में जाने जाते हैं? घनानंद, केशव, बिहारी या देव? सही उत्तर है देव, विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। यह आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं की संख्याओं को परीक्षाओं में पूछा जाता है, देख लेते हैं। शुक्ल जी के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या है 23 और डॉक्टर नागेंद्र इनकी रचनाएं बताते हैं 74 और इसके अलावा गुलाब राय जो है इनकी रचनाओं को बताते हैं 52। गुलाब राय
इनकी रचनाओं को बताते हैं, रचनाओं की संख्या 52, और शिव सिंह सेंगर बताते हैं इनकी रचनाओं की संख्या 80। सभी को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, 12वें नायिका भेद किसकी रचना है? कृपाराम, रहीम, तुलसी या केशव? सही उत्तर हो जाएगा रहीम। 12वें नायिका भेद रहीम की रचना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम तो कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, जैसे कि रहीम का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में और निधन हुआ था 1625 ईस्वी में। इसके अलावा अगर बात करें 12वें नायिका भेद रचना की, तो यह अवधी भाषा में लिखित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है और यह संस्कृत कवि भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा रहीम ने रहीम सतसई नाम से भी लिखा था। रहीम सतसई हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम रचना है गुलाब राय के अनुसार, जिसकी भाषा ब्रज है, ठीक है। रहीम सतसई हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है गुलाब राय के अनुसार और इसकी भाषा ब्रज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, काव्य निर्णय किसकी रचना है? यानी काव्य निर्णय की रचना किसने की थी? भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास या जसवंत सिंह? काव्य निर्णय किसकी रचना है? सही उत्तर है भिखारी दास। सामान्य सा प्रश्न है यह। काव्य निर्णय का समय कब है? 1746 ईस्वी, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा और इसमें सभी काव्यांगों की विवेचना देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? परमानंद दास, नंददास, केशवदास, सुंदर कविराय? सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ तथ्यों को देखते चलेंगे ताकि हमें याद हो जाए। रसिक प्रिय के रचनाकार है केशवदास, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समय क्या है इसका? रसिक प्रिय का समय है 1591 ईस्वी, जो कि एक रीति ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है और हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है, जिसमें 16 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय हैं और अध्यायों को जो है वह प्रकाश कहा गया है, यानी कि 16 प्रकाश हैं, ठीक है। छंदों की संख्या पूछी जा सकती है, तो इसमें है 530 छंद, ठीक है। कुल छंद हैं 530। इसमें केशवदास ने इस रचना में, रसिक प्रिया में केशवदास ने विवाद एवं आदि नामक 2 नए संचारी भावों की कल्पना की है, ठीक है। कौन कौन से वो संचारी भाव हैं? एक है विवाद और दूसरा है आदि, ठीक है। तो इन 2 नए संचारी भावों की कल्पना की थी केशवदास ने रसिक प्रिया रचना में, ठीक है। आशा है ये तथ्य आपको अच्छे लगे होंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो बहुत है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा? सही उत्तर है ब्रजभाषा। इन्हें ब्रजभाषा प्रवीण भी कहा जाता है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, बिहारी? यह भी आसान सा प्रश्न है, आगे बढ़ लेते हैं। सही उत्तर है बिहारी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, कबीरदास को मानवतावादी क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, या मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की? सही उत्तर है उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, रैदास का दूसरा नाम क्या है? हरिदास, रविंद्रदास, रविदास या दादू? यह भी आसान से प्रश्न है। रैदास का दूसरा नाम था रविदास। यह काशी के रहने वाले थे, यानी बनारस के रहने वाले थे और जाति से चमार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है, कबीर को किसका प्रवर्तक माना जाता है? सगुण संप्रदाय का, पुष्टि मार्गी संप्रदाय का, सखी संप्रदाय का या निर्गुण संप्रदाय का? जहां पर व्याख्या की जरूरत नहीं है और प्रश्न सामान्य से भी सामान्य है, वहां पर हम केवल आंसर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कबीर निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, संत संप्रदाय के प्रवर्तक, यानी विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति, कबीर, जायसी, जयदेव? से उत्तर है कबीर। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की कुछ पंक्तियां देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, उलट बासियां किसने लिखी हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या रहीम ने?
सही उत्तर हो जाएगा कबीर ने। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास या जायसी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। फूल मरे पे मरे न बासु, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है विकल्प डी, जायसी। अब जायसी की पंक्ति है पद्मावत से। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। यहाँ पर हम कुछ तथ्यों को देखेंगे। सही उत्तर है मधुमालती। कुतुबन की रचना नहीं है, मधुमालती मंझन की रचना है और समय है इसका 1545 ईस्वी। उसकी भाषा है अवधी। ठीक है, कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। नायक इसका है मनोहर। आजकल नायक नायिकाओं के नाम पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। नायिका तो मधुमालती है ही, नायक है मनोहर। और नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है इस रचना में। मधुमालती रचना में नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है और इस रचना में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है। ठीक है, तो इस रचना में 5 चौपाई के बाद, कितनी चौपाई? 5 चौपाई के बाद दोहे का विधान किया गया है। इसे कड़वक पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन या सुजाउद्दौला? पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? यह किया था आलो उजाला ने। 1650 ईस्वी के आसपास इन्होंने किया था। करवाया किसने था, यह भी तो पूछा जा सकता है। किया तो था आलो उजाला ने, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। किसने करवाया था? मगन ठाकुर ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। उदधि आई तेड़ बंधन कीना इति दस मात अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन, तुलसी, जायसी या सूरदास? उदधि आई तेड़ बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो जाता है यह। सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 है। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? छोटा करूंगी तो दिखेगा नहीं, इसलिए हम केवल प्रश्न को देखते हैं। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। जायसी ने जेठ अषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, यह कथन सही है। और इसके अलावा नागवती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, यह कथन सही है। यानी कि 1 और 4 सही है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। आसान सा प्रश्न है, लेकिन हम इसमें कुछ नए तथ्यों को देखेंगे ताकि प्रश्न थोड़ा सा और अच्छा बन जाए, यानी कि हमें आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ तथ्य मिल जाए। सही उत्तर है इसका मिश्र बंधु विनोद, जो कि कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। यह इतिहास ग्रंथ काला अनुक्रम पद्धति में लिखा गया था, जो कि 4 भागों में लिखा गया था। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चतुर्थ भाग जो है यह कब आया था, कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें रचनाकारों की संख्या 4591 है, यानी कि लगभग 5000 है। इस रचना में प्रथम कवि का कोई विचार नहीं किया गया है, लेकिन प्रथम गद्य लेखक का विचार किया गया है। और प्रथम गद्य लेखक जो है वह किसे माना गया है? गोरखनाथ को माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है? तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन किसका है?
रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या बच्चन सिंह का? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, गंगा प्रसाद शुक्ल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह ने, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय इसमें से कौन सा है? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 या संवत 1900 से अब तक? सही उत्तर हो जाएगा संवत 1375 से 1700 विक्रम। यह जो है भक्ति काल की समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। विकल्प ए है आदिकाल की समय सीमा, यानी कि 1050 से 1375, 1700 से 1900 उन्होंने रीतिकाल की समय सीमा दी है और 1900 से अब तक इन्होंने आधुनिक काल की समय सीमा दी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? यहाँ पर हम कुछ तथ्यों को देखते हुए चलेंगे आगे। प्रश्न सामान्य से है लेकिन कुछ नए तथ्यों को देखेंगे ताकि वहां से प्रश्न बन सके अगर, तो हमें हमारे प्रश्न गलत ना हो। आलवार संतों की जो संख्या मानी गई है वो 12 है, यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। समय जान लेते हैं। इनका समय था 9वीं शताब्दी। ठीक है, आलवारों का जो समय था वो था 9वीं शताब्दी। ठीक है, और यह किसके उपासक थे? यह थे विष्णु के उपासक। ठीक है, आलवार विष्णु के उपासक थे, नयनार शिव के उपासक थे। इसके अलावा इनके पदों का संकलन जो है वह नलियार दिव्य प्रबंधन नाम से जाना जाता है, जिसमें 4000 पद संकलित किए गए हैं। संकलन करता है मुनि रंगनाथ। ठीक है, मुनि रंगनाथ ने इन पदों का संकलन किया था। नैना आलवारों में एकमात्र महिला आलवार जो है वो है आंडाल। ठीक है, जिन्हें आंडाल भी कहा जाता है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा नैनारों की बात कर लेते हैं। आलवार और नैनार दोनों एक साथ नाम लिया जाता है। नैनार शिव भक्त थे और इनकी संख्या थी 63। ठीक है, और इनका समय था 7वीं सदी से 8वीं सदी तक। 7वीं 8वीं सदी इनका समय माना जाता है और इनके पदों का संग्रह पेरिय पुराण कहा जाता है। ठीक है, पेरिय पुराण। इसके संकलन करता थे शेक्किशार। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो? कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का 57वां समय जो है, 57वां समय जो है वह है कैमास वध। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौंचर्य या महापुराण? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र इसमें से कौन सा है? सही उत्तर है पौंचर्य, जो कि स्वयंभू की रचना है और इसमें सर्गों की संख्या है 5। कितने सर्ग हैं? सर्ग है इसमें 5। ठीक है, पहला जो सर्ग है उसका नाम है विद्याधर कांड। विद्याधर कांड। इसके अलावा दूसरा जो कांड है उसका नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड रामचरितमानस के कांड के जैसे इसका नाम अयोध्या कांड है। तीसरा कांड इसमें सुंदर कांड आता है। ठीक है, 5 कांड के नाम याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा कांड है या नहीं है। चौथा कांड आता है इसका युद्ध कांड। चौथा कांड है युद्ध कांड और 5वां कांड आता है उत्तर कांड। ठीक है, 5वां कांड है उत्तर कांड।
तो ये 5 कांड इसमें है पौंचर्यु में। इसके अलावा एक रचना पौंचर्य नाम से और मिलती है जो कि परीक्षा में कंफ्यूज कर सकती है, तो आप इसे याद रखिएगा। पौंचर्य जो है प्राकृत भाषा में, यहाँ पर तो पूछा है अपभ्रंश भाषा में जो कि स्वयंभू का पौंचर्य है, ठीक है। और यह प्राकृत भाषा में है पौंचर्य, और यह है विमल सेन सूरी की रचना, ठीक है। किसकी रचना है? विमल सेन सूरी, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या अवधि? पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है वह डिंगल है, यानी विकल्प ए से उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश और राजधानी राजस्थानी मिलकर के डिंगल भाषा बनती है जो कि पृथ्वीराज रासो की भाषा है। प्रश्न संख्या 52 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। राउलवेल, हमीर रासो, बिसल देव रासो या भरतेश्वर बाहुबली रास? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? सही उत्तर है इसका बिसल देव रासो। यह अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। समय इसका 1155 ईस्वी। इसका संपादन किया था माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया था, जिसमें 128 छंद हैं, ठीक है। कितने छंद हैं? 128 छंद हैं। नायक का नाम जो है बिशल देव है, लेकिन नायिका का नाम यहाँ पर है राजमती। नायिका का नाम राजमती है। और एक खास बात इस रचना की है कि इसमें सभी जगह पर वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, और हिंदी में 12 मासा सबसे पहले इसी रचना में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 53 है, पंडित सय सत्त बखाड़ई देहई बुद्ध बसंत न जाने? यह काव्य किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति की, मुंज की, पुष्य की या शरहपाद की? पंडित सय साल सत्त बखाड़ई देहई बुद्ध बसंत न जाने? से उत्तर है सरपा, यह सरपा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं, रीतिमुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? रीतिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया। रीतिमुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। रीतिमुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्म अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न मुझे लग रहा है दोबारा टाइप हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। यह कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न दोबारा आया है। प्रश्न संख्या 55 है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लेखा ग्रंथ इसमें से कौन सा है? अंग दर्पण, रस रत्नाकर, यमुना लहरी या व्रजविलास? यहाँ पर हम कुछ तथ्यों को देखेंगे। प्रश्न सामान्य सा है। सही उत्तर है अंग दर्पण। रसलीन की जो रचना है वह अंग दर्पण है। समय है 1737 ईस्वी। अंग दर्पण का समय है 1737 ईस्वी, और इसमें छंद कितने हैं? कुल छंद है इसमें 180 दोहे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसी रचना में रसलीन ने कहा है ब्रज भाषा सीखनी रची, यानी कि ब्रज भाषा को सीखने के लिए मैंने इस रचना को रचा है। एक इनकी रचना है रस प्रबोध। रस प्रबोध, और इसका समय है 1742 ईस्वी। इसमें 9 रसों की विवेचना देखने को मिलती है, और इसमें कुल छंद जो है वह है 1155 दोहे। 1155 दोहे। तो इन दोनों रचनाओं को याद रखिएगा, रस प्रबोध और अंग दर्पण। अंग दर्पण समय 1737 ईस्वी, छंद 180 दोहे। रस प्रबोध 1742 ईस्वी, छंद 1155 दोहे। अंग दर्पण को इन्होंने कहा है कि ब्रज भाषा सीखनी रची, यानी कि ब्रज भाषा को सीखने के लिए मैंने इसे रचा। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, विष्णु विलास? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है।
सही उत्तर है विष्णु विलास। यह देव की रचना नहीं है, यह है लाल कवि की रचना। लाल कवि को बहुत ही विस्तार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी बुक में स्थान दिया है। इनका पूरा नाम था गोरेलाल पुरोहित, इन्हें लाल कवि भी कहा जाता है। और विष्णु विलास जो है यह रचना 12वें छंद में एक नायिका भेद से संबंधित रचना है। ठीक है, कौन से छंद में है? 12वें छंद में। इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी छंद विशेष से अगर वो संबंधित रचना है तो। एक इनकी अन्य रचना है छत्र प्रकाश। ठीक है, छत्र प्रकाश लाल कवि की एक रचना है छत्र प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? देव, केशवदास, चिंतामणि या भूषण? सही उत्तर है इसका विकल्प बी, केशवदास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाल और भाषा भूषण? यहाँ से हम कुछ तथ्यों को उठाएंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। रचना है भाषा भूषण, यह जो है केशव की रचना नहीं है। किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है, जसवंत सिंह। इस रचना के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि इसमें 212 दोहे हैं और 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय हैं और अध्यायों को कहा गया है प्रकाश। ठीक है, अध्यायों को प्रकाश कहा गया है, उनके 5 प्रकाश हैं और 212 दोहे हैं। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाओं को भी देख लेते हैं। ठीक है, जसवंत सिंह की अन्य जो रचनाएं हैं उसमें एक है अपरोक्ष सिद्धांत। अपरोक्ष सिद्धांत। ऐसी रचनाओं के नाम जो है आजकल परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, जो विद्यार्थी पढ़कर नहीं जाते हैं, तो अब पढ़ना पड़ेगा। एक रचना है अनुभव प्रकाश और एक रचना आनंद विलास भी इनकी याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए। देव की रचना से मिलता जुलता है नाम तो आनंद विलास। ठीक है, शुक्ल जी का एक कथन है, इनके बारे में भी मुझे याद आ रहा है तो मैं यहाँ पर बोल दे रही हूँ, याद कर लीजिएगा। लिखने में बहुत टाइम लग जाता है तो आपका भी टाइम खराब होता है उससे। शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में, यानी जसवंत सिंह के बारे में, कि वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। ठीक है, आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश और कवि प्रिया। आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर वही हम व्याख्या में कुछ तथ्यों को देखेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो सके। ठीक है, कवि प्रिया जो है वह चिंतामणि त्रिपाठी चिंतामणि की रचना नहीं है, यह है केशव दास की रचना। ठीक है, केशव दास की रचना है और यह कब है? 1601 ईस्वी में। ठीक है, इसका समय है 1601 ईस्वी और यह रीति एवं अलंकार ग्रंथ माना जाता है। इसमें कितने अध्याय हैं परीक्षा में पूछा जाए तो? इसमें है 16 अध्याय और अध्यायों को प्रभाव कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रभाव कहा गया है। और यह किसके आधार पर लिखी गई रचना है? कवि प्रिया। काव्यादर्श जो दंडी की रचना है और अलंकार शेखर जो केशव प्रसाद मिश्र की रचना है, उसके आधार पर केशवदास ने इस रचना को लिखा है, कवि प्रिया को। ठीक है, और यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बधियों, आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली? क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो व्याख्याएं कर रही हूँ क्या उसे मैं और बढ़ा दूं या इतनी ही व्याख्याएं काफी हैं? व्याख्याएं एक प्रश्न पर 10-10 मिनट की व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन समय भी आपका बहुत ही कीमती है। सही उत्तर है इसका ब्रजभाषा। यह जो है बिहारी की पंक्ति है और बिहारी सतसई की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रजभाषा मानी जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। बिहारी सतसई के बारे में एक और तथ्य याद रखिएगा कि इसमें जो मंगलाचरण हुआ है, मंगलाचरण वह राधा की स्तुति इसमें हुई है। ठीक है, किसकी स्तुति हुई है? राधा की स्तुति हुई है। ठीक है,
तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। आगे प्रश्न बहुत ही कठिन आने वाले हैं परीक्षाओं में, तो डीप एकदम बहुत गहराई से जाके जो किताबें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या बच्चन सिंह की या डॉक्टर नगेंद्र की आपके पास अगर हो तो उन्हें अच्छी तरीके से पढ़िए। ज्यादा शॉर्ट नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी समय आप है इन बुक्स को रिविजन के लिए रिवाइज कीजिए, नोट्स भी रिवाइज कीजिए, साथ में इन बुक्स को भी पढ़ा कीजिए। ठीक है, बहुत समय है तो इन बुक्स को भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि कथन वगैरह आ रहे हैं किसी भी बुक से तो वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बार पढ़े रहेंगे तो आपको कथन समझ में आएंगे कि किससे पूछे गए हैं। इसके अलावा नोट्स को रिवाइज करिए ताकि जो भी छोटे प्रश्न या तथ्यों से संबंधित प्रश्न हो वो आपके हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो है काव्य दोष से संबंधित क्लास लेकर आऊं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।